H6TO6 वाला जो पार्ट है वो कह रहे हो ना? हाँ देख लेते हैं ना इसको। H6TO6 वाले पार्ट में पेन किधर गया मेरा? माइक माइक म्यूट करो आप लोग। हाँ तो अब जैसे H6TO6 है, ये कह रहा है कि H6TO6 बन जाएगा, और ये कह रहा है कि H6SO6 नहीं बनेगा। हाँ एक मिनट। हाँ ये कह रहा है कि H6TO6 बन जाएगा, बट ये कह रहा है कि H6SO6 तो नहीं बन पाएगा। तो एक काम करते हैं ना, मान लो सपोज अगर H6SO6 बनाना है तो ये कैसे बनाना चाहता है? ये एक्चुअली ऐसे बनाना चाहता है कि बहुत सारे OH ग्रुप लगा देगा। दैट इज द ओनली प्रोबेबल वे, है ना? तो बेसिकली उसके अंदर होता ये है कि इतनी सारी अगर क्राउडिंग हो जाएगी ना, देर इज समथिंग नोन एज कि बेसिकली larger cation is able to stabilize larger anion and smaller cation is able to stabilize smaller anions। तो अब वो प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब इतने सारे ग्रुप्स को अगर एक साथ अकोमोडेट करना है तो मुझे फिर बड़े साइज का सेंट्रल एटम चाहिए होगा। तो टेलुरियम उस चीज को कर लेगा, लेकिन सल्फर मतलब ऊपर हायर पोजीशन पे होने की वजह से इतने सारे OH ग्रुप्स को एक साथ स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। राइट आप कार्बन के अंदर भी देखो ना, जैसे कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो उसका एक H2O का एलिमिनेशन हो जाता है उसके अंदर से, क्योंकि वो इतने सारे OH ग्रुप्स को एक साथ स्टेबलाइज नहीं कर पाता है ना। क्लियर हुआ? और बताओ नेक्स्ट। चैट पे भेजते जाओ ना आप लोग। पेज 2 पे बोरोन वाला। बोरोन 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 किधर है? पेज 2 पे बोरोन वाला क्वेश्चन। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। अच्छा ये boron has lower IP 8.3 electron volt than gold 9.22, yet gold is metallic while boron is largely non-metallic. Gold has 12 atoms as nearest neighbor whereas boron has 60। अच्छा मतलब हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कह रहा है कि बोरोन की IP कम है और गोल्ड की IP ज़्यादा है, स्टिल बोरोन इज नॉन मेटल। हाँ तो मतलब ये जो पार्ट होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जैसे इंक्रीज होती है, तो बेसिकली अगर आप ये या फिर आप ये कहना चाहते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल्स, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक ओनली। एक तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में एप्लीकेबल होगा, दिस इज वन, राइट। सेकेंड इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे, एंड देन इफ यू स्टार्ट सेइंग कि ये जो सेगमेंट है दिस लार्जली डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी, तो मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से, अगर आप नंबर 1 पे इसको कहोगे ना तो मैं कहूँगा ये रॉन्ग है। हाँ वैसे ठीक है कि मतलब इस पर डिपेंड करता है, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि डिपेंड नहीं करता, बट इसका अगर वैसे देखोगे तो सबसे पहला तो जो आना चाहिए वो आना चाहिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मेटालिक क्रिस्टल्स क्लोजली पैक्ड होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उससे डिसाइड होगा कि भाई कौन सा ज़्यादा अच्छा मेटल है। उसके बाद ये तो सेकंड नंबर पे आएगा कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह की क्या कहानी है। बात समझ में आई? और बताओ आगे। थर्ड लास्ट
द ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो मैंने बताया था, लिथियम टेट्राफ्लोरोबिस्मुथेट है ना, कल बात हुई थी ना। हो गया शायद, हो गया आगे आगे बोलो। हो गया। और मैंने इस पे इंटरनेट पे देखा था कि सोडियम बिस्मथेट ऐसा करके तो कुछ NaBiO3, तो लिथियम का नहीं होगा कंपाउंड? यार वो प्रॉब्लम वही होगी ना जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वो Li+ और BiO3 के ऊपर X नेगेटिव। तो अब ये वाली जो कैटेगरी है मतलब इट्स अ वेरी लार्ज एन आयन, और ये तो स्मॉलेस्ट ही होता है फर्स्ट ए ग्रुप में, तो ये इसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, राइट। हाँ हाँ, तो अब JIC के थ्योरी नोट्स की बात की जाए। हाँ हाँ तो बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया तुम लोगों को? पढ़ लिया होगा तुमने अब तक, इंटेलिजेंट लोग हो तो सब समझ में भी आ गया होगा। नहीं, एक चीज नहीं आई। स्काइप चैट पे भेज दो, स्काइप चैट पे भेजते जाओ जो भी चीज़ है। अरे स्टार्टिंग से बताते जाओ यार, मतलब अगर आप वो पूछ रहे हो तो देन आई विल अज्यूम कि उसके पहले की सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ूंगा मैं। मतलब स्लेटर्स रूल्स में क्या प्रॉब्लम है? सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वो, तो मतलब कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा है ये तो सीधे सीधे। तो इसमें ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, डी इलेक्ट्रॉन्स वाला, फॉर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सिग्मा इज 0.35 into मतलब अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव स्कैंडियम, तो उसमें एक डी इलेक्ट्रॉन है, सो आई हैव टू 0.35 into 1 plus 1 into 2s के इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्या है, मतलब एडिशन है n-1s plus n-1 की, क्या लिखा है ये, 1 into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या पूछना चाह रही हो तुम एग्जैक्टली अपना डाउट पहले फ्रेम तो करो, कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये फॉर्मूले में अगर हमें स्कैंडियम के लिए अगर सिग्मा निकालना है तो स्कैंडियम, अरे रुक 2.35। जाओ यार, यहाँ पे ये कैसा स्टेटमेंट था कि स्कैंडियम के लिए सिग्मा निकालना है? सिग्मा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट होता है ना। हाँ अरे सिग्मा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट होगा ना, स्कैंडियम के लिए कैसे सिग्मा निकालोगी? स्कैंडियम में कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकाल रही हो? लास्ट वाला, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट के लिए निकाल रही हो तो उसको छोड़ करके बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगी सिग्मा के लिए। अच्छा, तो जो D3D का इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए मैं 0.35 से मल्टीप्लाई करूंगी, बाकी सारे जो SN/P के होंगे उन सबके लिए 1 से करेंगे। अरे स्कैंडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 3D1 4sc। अब तुम कौन सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना चाहती हो? लास्ट वाला जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना चाहती हो ना? हाँ तो बस सिंपल चीज़ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम इज ऑर्गन 3d1 4s2, राइट। अब ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हो ना, राइट। तो बेसिकली आप नीचे वाला फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हो फिर? नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिए है? अच्छा, फॉर D इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा S&P इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर, लेकिन अगर मुझे D इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम का उसके लिए कैलकुलेट करना हो तो नीचे वाला। किसी भी डी के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, तो मतलब ये जो n-1s and n-1p लिखा है, मतलब जस्ट इनर शेल का ही लेंगे कि अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स का लेंगे ना? नहीं मुझे समझ में नहीं आया, फिर से।
मतलब जो उसमें स्टेटमेंट लिखा है ना 1 into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n minus s n minus 1 p and other lower shell। हाँ तो सारे जो मतलब 2s 1s सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन सबके लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है बोलो? अगर मुझे d इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है स्कैंडियम के। इसके ऊपर कैलकुलेट करना है ना, हम्म। राइट? तो अब देखो n-1 d इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, बहुत स्पेसिफिक जाया करो ना। आप लोग जल्दबाजी करोगे तो हमेशा मिस्टेक होगी ना। बहुत ज्यादा पेशेंस रख के आराम से जाया करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n-1 राइट नाउ? 3। अब फॉर्मूला देखो, 0.35 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल, तो क्या आएगा? 0.35 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0 नहीं आएगा? हाँ हाँ। तो अब इसके आगे प्रॉब्लम क्या है? इसके आगे +1 into क्या आएगा? +1 मल्टीप्लाइड बाई, पढ़ लेते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 s n-1 p एंड अदर लोअर शेल्स। तो सिंपल सी चीज़ है, बस ये 4s वाले को तो हटा दो, ये तो वैसे भी बाहर की साइड है, तो वैसे भी सिग्मा इम्पार्ट करने वाला नहीं है। तो इसके पहले के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पहले। लेकिन इसमें अपना n-1s लिखा है ना, तो 4s नहीं आएगा। अरे नहीं, सॉरी 3s, ठीक है। ठीक है, 4s तो वैसे भी नहीं आएगा यार, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ 3 है, यहाँ 3d है और यहाँ 4s है, तो इसके बीच की चीजें आएंगी ना। और कोई डाउट? भेजते जाओ ना, स्काइप चैट पे भेजते जाओ, तभी तो मैं डिस्कस करूंगा। ये बाकी तो आ गया। अब तो आगे बढ़ो ना, केवल एक यही चीज थोड़ी है, आगे भी तो बताओ। जहाँ पे जो भी डाउट्स हैं बताते जाओ, इमीडिएटली कंप्लीट करते हैं ना इसको, फिर डीपी फीस करनी है। H3PO2 वाला, तो इट मीन्स बेसिकली पीरियोडिसिटी इन सिग्मा में कोई डाउट नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर कोई डाउट नहीं है, एटॉमिक रेडियस में कोई डाउट नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट ये सब कोई डाउट नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें कोई डाउट नहीं है, नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में कोई डाउट नहीं है। H3PO2 वाला कहाँ पे है बेसिकली, विच पेज नंबर? नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे H3PO2। हाँ ठीक है, अब हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? H3PO2 में एसिड स्ट्रेंथ की ये बात कर रहा है बस, तो फिर अगर H3PO2 में ये एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है तो हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अलग अलग हैं। आप ये जो अप्लाई करते हो बेसिकली कि जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से उसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो तो तभी तक एप्लीकेबल है ना जब नंबर ऑफ OH ग्रुप सेम हो। एसिडिक स्ट्रेंथ तो OH ग्रुप पे तो डिपेंड करेगी ना। अब OH ग्रुप ही अगर अलग अलग हो गए हैं तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो? ऊपर देखो ना, डायग्राम बना हुआ है, ΔEn1 ΔEn2, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है ना। आप इसकी बात कर रहे हो ना। आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये x प्लस अगर चेंज होगा, आप यहाँ पे कह रहे हो कि x अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो आप इस यूनिट को एनालाइज कर रहे हो ना, ये वाली जो यूनिट आपके सामने है, तो ये तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि इस टाइप की यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिट है। ऐसी अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ही चेंज हो जाएंगी तो फिर केवल x से क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो OH ग्रुप ही बढ़ गया ना। एसिड स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गिविंग H प्लस। और बताओ, एनी अदर डाउट?
हाँ H3PO4 में 3 OH है, 3 2 1 है। H3PO3 में 2 है, H3PO2 में 1 है। नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ H प्लस कितने मिल रहे हैं ये थोड़ी होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये होती है कि H प्लस कितना इजीली आयनाइज हो रहा है। तो आपके पास में अगर फिनॉल ले लोगे बेसिकली, तो इसके अंदर यहाँ पे अगर 2 H ग्रुप लगा दोगे, राइट, और या मान लो यहाँ पे सपोज 3 OH ग्रुप लगा देते हो, तो इसमें और H2SO4 में से H2SO4 ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा ना। कोई और डाउट नहीं है तो DPPs देखें। DPP1 क्वेश्चन नंबर 4 का सी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो तो बना के देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। हाँ, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम की लिथियम, मतलब पहला तो वही आएगा कि बी और Mg की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम और सोडियम से काफी कम होगी। तो मतलब ये बात समझ में नहीं आई, फिर C कहाँ से बीच में आ गया। D आएगा ना, C का क्या लेना देना है। D आएगा, उसमें नियरली इक्वल टू का साइन आएगा ना। Mg और बेरिलियम की काफी लो मान रहा है बस वो, एग्जैक्टली इक्वल तो उनकी भी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बताऊं इसके अंदर, सीजियम होता है ना, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है। Next is francium is radioactive, but its electron negativity cannot be a video compare of that of noble gases. अरे रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना उसके लिए, तो कंबाइंड स्टेट में जाएगा ही नहीं ना। नोबल गैसेस की भी कहाँ कंपेयर करते हैं, यही तो कहते हैं वेरी लो।
कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ही तो कहते हैं ना बेसिकली उस केस में भी अपन। मतलब फ्रैक्शन का सिर्फ और सिर्फ साइज के अलावा हम उसकी कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर नहीं करेंगे बाकी एलिमेंट्स के साथ क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। हाँ बिल्कुल। नंबर क्वेश्चन 10। कोई भी प्रॉपर्टी क्या, डेंसिटी तो कंपेयर कर ही सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है वो कंपेयर नहीं करोगे। Which of the following properties is nearly same for two families? Obviously electronegativity. मतलब दोनों फैमिलीज नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लो है इसलिए। हाँ हाँ। क्वेश्चन 16। Which of the following elements has the largest crystallographic radius? क्या करूँ इसमें, आयोडीन। अच्छा मतलब क्रिस्टल अगर बनाएगा तो उसमें जो रेडियस होगा। हाँ। 23। क्रिस्टल रेडियस which transition metals +2 and +3 have 5d electrons। और इसमें तो चैट पे लिख दो आप, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। Which transition metals +2 and +3 ions have क्रिस्टल रेडियस। एटॉमिक साइज में देखो ना, क्रिस्टल के बारे में बात नहीं की है। क्रिस्टल के अंदर किसी भी एटम की जो रेडियस होती है, देखो मेटालिक क्रिस्टल्स बनाए हुए हैं, वहां पे क्रिस्टल रेडियस को डिफाइन किया है। Which of the following, नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो 23rd में। इसके ऑप्शंस कैसे दिए हैं, मतलब ये सेम मेटल के लिए पूछ रहे हैं ना। अरे सेम के लिए क्यों पूछेंगे यार, कैसी बातें कर रही हो। सेम में ऐसा सेम मेटल के लिए कैसे पूछ सकता है वो चीज। सेम मेटल में ऐसा हो सकता है कि +2 और +3 दोनों में 5d इलेक्ट्रॉन हो। मतलब S2d5 और d5 S1d5 हो सकता है। मतलब क्यों होगा, लेकिन वो तो अलग अलग, उसने ऑप्शन ही अलग अलग के दिए हुए हैं इसीलिए जानबूझ के। लेकिन मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहे कि which transition metals +2 and +3 ions both have 5d electron। हाँ ठीक है ना, तो ऑप्शन से ही दिखाई दे रहा है ना कि अलग अलग, जब ऑप्शन ही उसने अलग अलग दिए हुए हैं तो उसी के हिसाब से सॉल्व करना ना। अच्छा ठीक है। 18 a certain element for its highest ionization energy electron quantum number, this the element could be 18 में लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है। हाँ ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है। 22 which salt is composed of an isoelectronic cation and an ion। इसके अंदर क्या करूँ, KF है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। K+ और F- दोनों के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। MgF2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो ना, MgF2 कहाँ से आएगा। मैग्नीशियम, आप देखो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, Mg2+ और F- में नहीं आएगा। तो टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन इज हाईएस्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे।
10 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है, मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो जाएगा, हाँ ठीक है। F नेगेटिव में 10 है और Mg2 प्लस में भी 10 है, हाँ ठीक है, तो D होगा, सॉरी वो A नहीं होगा, K प्लस में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आगे बोलो, आगे फटाफट डाउट्स बोलो। इक्विलिब्रियम सेपरेशन, बॉन्ड लेंथ, ट्वेंटी सिक्स में तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है, RA प्लस RB। क्या प्रॉब्लम है 40 में? हाइड्रेशन एनर्जी देखो, ऑलरेडी बताया हुआ है लिथियम है हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर। Smaller atomic volume, d orbital contraction, poor shielding effect of d atomic orbitals. In potassium atom, last electron enters in 4s instead of 3d. हाँ तो 49 के ए पार्ट में जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो ना, सिंपल सी चीज है वो तो। जहाँ पे सीधे सीधे जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन करो, सिग्मा है ही अपने पास में, उससे आ जाएगा। 44 डिसोसिएशन एनर्जीज दी हुई हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। फॉर्मूला लगाओ ना पॉलिंग स्केल का, जीआईसी के नोट्स में देखो फॉर्मूला दिया हुआ है पॉलिंग स्केल पे, उसमें जरूरत पड़ेगी इन बॉन्ड एनर्जीज की। पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप से तो मतलब क्यों, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है? 0.20 डेल्टा ही तो निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? हाँ अरे 0.208 डेल्टा ही तो होता है, डेल्टा वो बॉन्ड एनर्जीज का कुछ कुछ निकालना होता है, ये बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ E2 इंटू EB2। अच्छा ठीक है। Cl2 वो F2 का क्योंकि रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा इसलिए उसका नहीं होगा ना सर। हाँ मतलब ये डीवे नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रही हो ना? हाँ 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 तो F2 में तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना,
स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। इसका ऑर्डर होता है कि Cl2 हाईएस्ट होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे भी Br2 आएगा बॉन्ड एनर्जी में, थर्ड नंबर पे आएगा F2, फोर्थ नंबर पे आएगा I2। H, ये 10H में क्या है? 10th का H पार्ट, इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डायरेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से। जैसे डेल्टा प्लस बढ़ेगा सेंट्रल एटम के ऊपर तो उसका हाइड्रोलिसिस बढ़ता जाएगा, रेगुलर ऑर्डर आएगा। और NCl3 का तो वैसे भी सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। उसके बाद PCl3 HCl3 का भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो रिएक्शन करके फिर H3PO3 और H3ASO3 बनाने वाले हैं। SbCl3 और BiCl3 में वैसे भी लास्ट में ही होगा, क्योंकि वो SbOHCl और BiOHCl बनाते हैं ऑक्सीक्लोराइड। उसमें से वाटर फिर रिमूव करोगे तो BiOCl और SbOCl का PPT आता है। क्वेश्चन 9 इनर्ट पेयर पे बेस्ड है ना, या फिर वो SN का और PV का थोड़ा वो रहता है ना। Which of the following halides is least stable and has doubtful existence? क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का? मतलब लास्ट तो PVI4 PV2 स्टेबल होता है ना, PV4 से 4D होना चाहिए, 4D लगता है। 9 का A ऑप्शन आएगा आंसर। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े अनायन है, इसलिए मतलब आयोडीन बहुत बड़ा अनायन है। हाँ, कार्बन कैसे अकोमोडेट करेगा आयोडीन को? वो भी 4 आयोडीन। Lead+4 तो केवल स्टेबिलिटी में कम खराब होगा ना, यहाँ तो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, स्टेबिलिटी की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है, फिर 10th का S पार्ट। लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हाँ, तो BF3 सबसे खराब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसमें BBr3 सबसे अच्छा है। बैक बॉन्डिंग की वजह से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, AlCl3 exists as dimer Al2Cl6 in gaseous and solid state, but in aqueous solution it exists as ionic compound. Why? हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है, सिंपल सी चीज़ है। एक सेकंड यार, कौन है ये? हेलो, आइए। हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है। कभी भी कोई भी कंपाउंड वाटर में आयनिक की तरह तभी बिहेव करता है जब हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा हो।
So question 20 का A is based on the electrode potentials. क्वेश्चन 20 का ए, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आ गया? रिएक्टिविटी की बात कर रहा है वो, आयन थोड़ी बना रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। Sorry, हाँ, sorry. इसका B part 20 का B. Oxide of alkaline earth metals are more basic than those of alkali metals. हाँ सही है ना, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा इजीली आयंस दे देंगे ना। तो वो तो alkali metals भी तो हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको, सॉरी एक मिनट सोचने दो। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये, तो ट्रू फॉल्स पूछ रहा है ना, सॉरी। हो ही नहीं सकता ना वो, तो वैसे भी ज़्यादा अगर 2+ आ गया तो और कोवेलेंट नेचर की तरफ प्रोन करेंगे। तो नेक्स्ट वाला भी पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसमें हो सकता है कि कल भी थोड़ा डाउट हो। एक मिनट, 21 का सी, कॉपर 2+ salts are colored whereas Cu+ salts are not। डायमैग्नेटिक कलर्ड नहीं होते, पैरामैग्नेटिक कलर्ड होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। कॉपर 2+ पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट नहीं किया? क्या बात कर रही हो, आज तो स्वीट संडे था, क्या कर रही थी आज? क्या कर रहे थे? फिजिक्स। यार ये गड़बड़ है। अरे नहीं, लेकिन मैंने एक ही बहुत देखा। हाँ क्या देखा? मैंने केमिस्ट्री भी काफी देर लगी थी, अभी थोड़ा लगा है कि इनऑर्गेनिक आ रही है। हाँ वही देखा। सुमन मैम को थैंक यू बोलो, चॉकलेट वॉकलेट दो। सुमन मैम को चॉकलेट बहुत पसंद है, पता है तुम्हें? चॉकलेट वॉकलेट दो उनको। हाँ तो 24th तो वो है ना, देखो जैसे 24th में 6th और 7th आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज डिफरेंस है, और 24th का जो पहला एलिमेंट है, फिर जो सेकंड एलिमेंट उसने दिया हुआ है उसमें 5th और 6th आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज डिफरेंस है। तो इसका तो सिंपल फंडा होता है, आप ऐसे देखो कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में अगर लार्ज डिफरेंस होगा तो वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, क्योंकि पहले NH1 होगा, फिर ऐसे ही सेकंड और थर्ड में अगर लार्ज डिफरेंस होगा, बिस्किट दीजिए वहां से, तो वो सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इसी तरीके से ट्रेल आगे चलती जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये मतलब ऐसे आप ये लेके जाओ, प्लेट लेके आओ, आप देखेंगे। प्लेट लेके आइए, समझ में आई बात? हाँ सॉरी बोवी, बोलो दोबारा। हम लोग इसमें डी ब्लॉक तो नहीं कंसीडर करेंगे ना, एस और पी देखेंगे। हाँ एस और पी देखेंगे, डी ब्लॉक नहीं कंसीडर करेंगे। वैसे डी तो क्या, डी को क्यों कंसीडर करेंगे? बहुत ज्यादा वेरिएशन ही नहीं होता आयनाइजेशन एनर्जी में, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा ना। अच्छा तो तुम फिजिक्स कर रही थी, तुमने बताया, ऐसा क्यों किया तुमने? ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। मैं केमिस्ट्री भी की। अच्छा तो ठीक है फिर, या तो ठीक है कल तक के। अच्छा नेक्स्ट डाउट क्या है? लार्ज डिफरेंस किस में है 24th में? अरे आप खुद ही देखो ना यार, फर्स्ट एलिमेंट में 6th और 7th आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज डिफरेंस है, फिर सेकंड एलिमेंट के अंदर 5th और 6th आयनाइजेशन एनर्जीज में लार्ज डिफरेंस है। सिंपल था। हाँ क्वेश्चन नंबर 1,
नेचर ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ये तो बता रखा है, CO न्यूट्रल होता है, SnO2 और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे और SiO2 एसिडिक होगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड में बताया ना। अच्छा, हाइड्रा एसिड्स के हिसाब से जज करो ना, हाइड्रा एसिड्स है सारे के सारे, नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स के हिसाब से जज करो इनको। Question number 8. The minimum EN difference will be shown by the pair phosphorus hydrogen, pairs having same electron negativity. Next question is question number 25. Student is given a samples of 3 elements X, Y, Z, which could be a alkali metal element of fourth group, मतलब carbon family, okay, and fifth group nitrogen family. X has a metallic cluster and conducts electricity. It slowly reacts with the aqueous solution. It slowly reacts with aqueous HCl to produce hydrogen gas. Element Y is a light yellow solid, doesn't conduct electricity. Element X has a metallic cluster. ये last वाला Z है actually, वो misprint हुआ है। तो element Z has a metallic cluster and conducts electricity. When exposed to air, it slowly forms a white powder, aqueous solution of which is basic। तो हो गया ना, जो Z वाला एलिमेंट है वो एल्कली मेटल है, और जो Y है वो तो साफ ही दिख रहा है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन फैमिलीज है, और जो X है वो कार्बन फैमिली का नीचे वाला एलिमेंट है, लेड है, मेटालिक क्लस्टर है ना उसके अंदर भी, लेकिन बेसिक ऑक्साइड नहीं बना रहा है वो। So 27 27 का C will वापस और मिसप्रिंट है, Na2O3 नहीं होता, N2O3 है वो। नेक्स्ट डाउट 27 का C हो गया। अच्छा, Q ग्रेटर E1 F और Cl नेगेटिव में, ऑब्वियसली फ्लोरीन, Cl नेगेटिव की तो बहुत नेग्लिजिबल होगी, और T मैक्स I1 Na प्लस, नियॉन प्लस, F प्लस, O प्लस। हाँ मतलब Na प्लस की होगी ना, नियॉन के जगह पे जाके बैठ जाएगा ना। ठीक है, चलो तुम लोग फिर अटेम्प्ट करो यार, इनको पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करो, और जो भी है फिर कल मेरे से या तो डाउट्स वगैरह पूछो, है ना, और मतलब ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर लो, इसके थ्योरी नोट्स वगैरह सब अच्छे से देख लो, तो GIC का फिर एक टेस्ट रख लेते हैं, है ना, मतलब ऐसा वाला टेस्ट रखते हैं ना जिसमें मार्क्स नहीं आए, है ना, टेस्ट तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना जिसमें मार्क्स नहीं आए, नहीं, हाँ ऐसा वाला टेस्ट रखता है, ये ठीक है। सर अभी आप 15 मिनट और
मेरे थोड़े से 10-15 क्वेश्चन बचे हैं, मैं वो अटेम्प्ट करके आपसे पूछ लेती हूँ, मैं भी डाउट होगा। ठीक है, पूछ लो। हाँ बोलिए।